औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसमें हमने एक बात को अंडरस्टैंड करना है और वो है गिलगित बल्तिस्तान की सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस, मतलब इसकी जो जियो स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस है उसके मतलब आज हमने डिस्कस करना है। गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है ये जियो स्ट्रेटजिकली जो इसकी लोकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर वाक़ है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली या मतलब हर हवाले से जो पाकिस्तान के पास जो एक स्टेटस है वो इंक्रीज़ हो जाता है गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान का हिस्सा होने की वजह से। और यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए आज तक इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो या जिस लेवल पर भी हो, इंडिया की हमेशा ख्वाहिश रही है कि वो पाकिस्तान से इस हिस्से को जो है वो ले ले। गिलगित बल्तिस्तान का एरिया ये जो यानी कि हमारे सामने नज़र आ रहा है ये सारे का सारा यहाँ पर गिलगित है और ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये बल्तिस्तान का है, और ये जो लाइन से बनी हुई है ये वाला सारा जो हिस्सा बनता है ये है आज़ाद कश्मीर का, और बाकी ये वाला जो सारे का सारा एरिया बनता है ये है इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर का, जिसको इंडिया हमेशा से कहता है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, जबकि पाकिस्तान इसको हमेशा कहता है कि ये इंटरनल मैटर नहीं बल्कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और ये एक इंटरनेशनल इशू है जिसको कि रिज़ॉल्व होना चाहिए। अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 33% जो एरिया है गिलगित बल्तिस्तान पूरे कश्मीर का 33% जो है वो पाकिस्तान के पास है, तकरीबन 48% जो है वो इंडिया के पास है और तकरीबन 15% जो है वो पाकिस्तान चाइना के पास है। यहाँ पर जो है ये शख्सगांव वैली है। शख्सगांव वैली जो 1963 के अंदर एक एग्रीमेंट के तहत सीनो पाक एग्रीमेंट जो हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने चाइना की यानी कि प्रॉस्पेरिटी के लिए या चाइना के साथ फ्रेंडशिप के लिए ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। और यहाँ पर जो है ये वो साइचन ग्लेशियर वाक़ है जिसके अंदर 1984 के अंदर जो इंडिया ने हमारे से कुछ इसका हिस्सा जो है वो हमसे छीन लिया था, और ये यानी कि दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी इसको कहा जाता है। पिछले कुछ सालों से जैसे कि मतलब एक जियो स्ट्रेटजिक शिफ्ट हुआ है साउथ एशिया के अंदर, इस हवाले से इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, आने वाले वक्तों में और इम्पैक्ट भी पड़ेगा गिलगित बल्तिस्तान को लेकर, क्योंकि इन तमाम जो जियो स्ट्रेटजिक शिफ्ट्स हुए हैं, ख़ासकर जो आर्टिकल 370 हटा है इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर में, जो कि 5 अगस्त 2019 को इसको एब्रोगेट किया गया था, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि इंडिया जो है वो इसको ये समझ रहा है कि ये अब एंड गेम होगी हमारे लिए कि उनका गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमला करना या उसको अपना एक हिस्सा बनाना। जबकि दूसरी तरफ इंडिया जो है उसने सी पैक को काउंटर करने के लिए कि जिस तरह पाकिस्तान और चाइना जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में सी पैक को बिल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह इंडिया जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है लद्दाख के अंदर, जो कि एक पैरेलल कंसिडर किया जाता है सी पैक के लिए। और यही वजह है कि लद्दाख के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ये क्लैशेस पैदा कर रहा है बिटवीन चाइना और इंडिया, जिसकी रीसेंट एग्जांपल हमें मिलती है कि जिसमें इंडिया के 20 सोल्जर जो हैं वो जंग के अंदर मारे गए थे चाइना के साथ इसकी वार के लिए। लेकिन उसके बाद भी सूरत हाल और ज़्यादा बदल रही है, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका जो है उसने अफ़गानिस्तान से जिस तरह विड्रॉ किया है और तालिबान ने जिस तरह उसके ऊपर टेक ओवर किया है, गिलगित बल्तिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है अब वो और ज़्यादा भी इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि ये एक सेंटर बनता जा रहा है एक ग्रेट गेम्स के लिए, और इसकी आने वाले वक्तों में और ज़्यादा अहमियत जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया जो है वो अपना इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर के ऊपर अपना स्टेटस विड्रॉ करने के बाद, आर्टिकल 370 हटाने के बाद, इंडिया की जो नज़रें हैं वो अब गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हैं। इंडिया की जो बीजेपी की गवर्नमेंट और उसकी आरएसएस की जो आइडियालॉजी है या उसके जो फॉलोअर्स हैं वो एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं, और इनका यही इरादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है उसको इंडिया का हिस्सा जो है वो बना लिया जाए या उसको इंडिया का हिस्सा जो है वो कंसिडर कर लिया जाए। जबकि दूसरी तरफ जो मॉडरेट इंडियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके बरक्स दूसरी पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के साथ कोऑपरेटिव और डेवलपमेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को बिल्कुल एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी यानी कि रिक्लेमिंग वॉइसेस भी हैं गिलगित बल्तिस्तान के रिलेटेड कि इंडिया जो है वो ये कंसिडर कर रहा है
कि वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करके अपना जो उसका कनेक्शन है वो अफ़गानिस्तान के साथ बिल्ड कर ले। जी हाँ, अफ़गानिस्तान के साथ गिलगित बल्तिस्तान की सरहद जो है वो मिलती है, और अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ना होता तो डेफ़िनेटली इंडिया जो है उसको अफ़गानिस्तान के साथ डायरेक्ट लिंक जो है वो मिल जाना था, और डायरेक्टली पाकिस्तान को उसने बाईपास करते हुए उसका जो यानी कि रास्ता है वो सेंट्रल एशिया तक हमवार हो जाना था। और आज जो $3 बिलियन की जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर डूब रही है, उसने भी इसको बचा लेना था। लेकिन उसकी किस्मत कि पाकिस्तान का जो कब्ज़ा है वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर है, और इंशाल्लाह रहेगा भी। तकरीबन अगर इसकी हिस्ट्री को देखें तो आज से 74 साल पहले जो मतलब यहाँ के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लोग, इन्होंने इस बात का फ़ैसला किया कि ये या तो इंडिपेंडेंट रहेंगे या ये पाकिस्तान का जो है वो हिस्सा बनेंगे, क्योंकि उस वक्त जो है डोगरा का यानी कि ऑप्रेसिव रूल जो है वो कंटिन्यू था, और इसके जुल्म सितम के अंदर डोगरा जो है ये गैर मुस्लिम था, सिख था, और इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान यानी कि मुसलमान आबादी यानी कि 95% जो आबादी है इंडिया के कश्मीर के अंदर या टोटल कश्मीर के अंदर वो मुसलमानों की थी। तो वो चाहते थे कि यहाँ तो वो इंडिपेंडेंट रहें या वो पाकिस्तान का ही हिस्सा बने, क्योंकि पाकिस्तान जो है यहाँ पर भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री था। लेकिन इसके बावजूद जो है इंडिया ने 1948 के अंदर 26 अक्टूबर 1948 को, जिसको ब्लैक डे भी कंसिडर किया जाता है, उस वक्त इंडिया ने अपनी फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पर लागू कर दी, और यूँ इंडिया जो है वो आगे आगे बढ़ता चला गया, और उसने कश्मीर का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो कब्ज़ा लिया था। और इसके बाद सिलसिला जो है वो आज तक अभी तक हल नहीं हो सका बिटवीन पाकिस्तान और बिटवीन इंडिया। इसके बावजूद भी इंडिया जो है वो मतलब गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बेशक पाकिस्तान का हिस्सा भी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक पॉलिटिकल क्यास जो है वो स्टिल अभी तक प्रिवेल कर रहा है, क्योंकि अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का भी और वहाँ पर जो असम्बलीज़ हैं उनका भी यही इरादा है कि इसको एक मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए, और पाकिस्तान का भी यही इरादा है, क्योंकि यहाँ से सी पैक जो है मेजर, जो कि चाइना पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक फ्रेंडशिप का बायस भी है, ये जीबी से ही शुरू होता है, और इसको एक मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हासिल होना ये गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ के लोगों और पाकिस्तान और सी पैक के लिए, इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे जैसे अब फ़ॉरेन फोर्सेस ने विड्रॉ किया है और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो मामूल के मुताबिक आ रही है, तो ये चीज़ एक शो करती है कि अब अफ़गानिस्तान भी जो है वो बहुत जल्द सी पैक का हिस्सा बन जाएगा। और अगर वहाँ के अफ़गान लोग जो हैं वो कि अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी को यानी कि अब वहाँ पर इंटरनल स्टेबिलिटी ले आते हैं, तो डेफ़िनेटली सी बात है कि पाकिस्तान और चाइना बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे कि वो अफ़गानिस्तान को भी सी पैक और BRI की छतरी के अंदर जो है वो ले आएँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान का सी पैक के अंदर दाखिल हो जाना ये पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान इन तीनों मुल्कों के लिए एक विन विन सिचुएशन के बायस जो है वो बनेगा। अब बात करते हैं कि GB आखिर इतना ज़्यादा अहम क्यों है। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सबसे पहले तो सी पैक की एंट्री है, जो कि एक फ्लैगशिप है BRI प्रोजेक्ट यानी कि चाइना का। इसके अलावा सी पैक जो है वो डेफिनेटली चाइना के लिए ही एक अल्टरनेटिव रूट जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी कि तकरीबन अगर ये साउथ चाइना सी के ज़रिए चाइना जो है वो अपनी डीलिंग करता है, दूसरे कंट्री सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक पहुंचना चाहता है, तो इसको 4500 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करना पड़ेगा बीजिंग से आगे। और लेकिन अगर ये यहाँ से सी पैक से पाकिस्तान के रास्ते से होता हुआ गुजरता है तो इसको तकरीबन सिर्फ 2500 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करना पड़ता है, और ये अरेबियन सी के ज़रिए सेंट्रल एशियन स्टेट्स और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ तक जो है वो ये पहुँच जाता है। लिहाजा दूसरी तरफ वजह एक और भी है कि अगर सी पैक ना होता तो इस हवाले से यानी कि चाइना जो है वो सी पैक सिर्फ इसलिए बिल्ड कर रहा है ताकि इसको स्ट्रेट ऑफ मालाका जो है उसको बाईपास करना पड़े, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मालाका जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर आती है, और साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिकन आर्मी जो है उनके वहाँ पर बेसिस काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके वहाँ पर बहरी बेड़े जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है। तो लिहाजा इस वजह से भी साउथ चाइना सी के को बाईपास करते हुए चाइना जो है वो अरेबियन सी के ज़रिए अपनी इस इकॉनमिक पोटेंशियल को इंक्रीज़ करना चाहता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो सी पैक या BRI एक ऐसा पज़ल है कि जिसमें अफ़गानिस्तान जो है वो एक आखिरी ईंट जो है, या मतलब एक समझ लें कि आखिरी पत्थर जो है वो साबित हो रहा है, और अगर ये पज़ल कंप्लीट होनी है तो इसमें अफ़गानिस्तान का आना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट्स और बाकी दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसका हिस्सा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बनते जाएंगे। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के मैप
को देखें जो कि हमारे पास ही दूसरी तरफ मैप है, तो इसका मैप काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग है। यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान जो है ये वाखान कॉरिडोर के साथ जो है वो इसका यानी कि मिलता है, जो कि अफ़गानिस्तान की सरहद है। और इससे आगे ये जो इलाका है ये ताजिकिस्तान का इलाका है, यानी कि ये आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। इस तरफ इसकी जो सरहद है वो पाकिस्तान के साथ मिलती है, पाकिस्तान के सूबे KPK के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है वो इसकी सरहद मिलती है। यहाँ से इसकी आज़ाद कश्मीर के साथ जो है वो मतलब सरहद जो है वो मिलती है। इस तरफ से इसकी इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर, जिसको IOK भी कहा जाता है, यहाँ से इसकी इस तरफ से सरहद मिलती है। ये शख्सगांव वैली, जिसको मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान ने चाइना के फ्रेंडशिप को ख़रीदने के लिए इसको चाइना को गिफ्ट कर दिया था, और यहाँ से ही CPEC जो है वो गुजरता है और यूँ आगे पाकिस्तान का वो हिस्सा बनता चला जाता है। और ये एक्साइचन है जिसके ऊपर कि चाइना का कब्ज़ा है, वो है ये कश्मीर का ही इलाका। यहाँ पर लद्दाख और ये जम्मू और कश्मीर, ये दो यानी कि यूनियन जिसको इंडिया ने बना रखा है और डायरेक्ट दिल्ली के ज़रिए वो इसको रूल करता है। और यहाँ से आर्टिकल 370 इसने वहाँ से हटा भी दिया हुआ है। और इसके बाद जो है यानी कि यहाँ से इसकी सरहद जो है वो आगे इंडिया के साथ मिलती है, लेकिन इस सारे के सारा ज़्यादातर जो एरिया की इसकी सरहद मिलती है गिलगित बल्तिस्तान की, वो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर के साथ ही जो है वो मिलती है। यहाँ पर हमने यानी कि मैंने लिखा भी हुआ है कि नॉर्थ की जानब से ये वाखान कॉरिडोर के साथ लिंक करता है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ये चाइना के साथ लिंक करता है, उसके अलावा साउथ वेस्ट की तरफ ये आज़ाद कश्मीर के साथ, और ईस्ट और साउथ ईस्ट के ज़रिए ये इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर के साथ जो है वो लिंक करता है। और लिहाजा ये सिर्फ एक ऐसी ज़मीन है जो कि साउथ एशिया को कनेक्ट करती है सेंट्रल एशिया के साथ। अगर ये ज़मीन हमारे पास ना होती तो डेफिनेटली सी बात है कि पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जानी थी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम सिंपल सी बात देखें कि अगर ये वाला इलाका भी जो है वो पाकिस्तान के अंडर ना आता और ये भी जो है वो इंडिया का ही हिस्सा होता या इंडिया ने इसको कब्ज़ाया हुआ होता, तो डेफिनेटली इंडिया जो है उसको एक आसानी से रूट मिल जाना था वाखान कॉरिडोर यानी कि अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान के ज़रिए आगे इसको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर एक ब्लॉकेज है और ये पाकिस्तान का हिस्सा है, तो अब चाइना को जो इंडिया को जो है वो ज़मीनी रास्ता इख्तियार करते हुए अब पाकिस्तान के अंदर से ही गुजरना पड़ता है, और उसको पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर टैक्स पे करना पड़ता है, और पाकिस्तान का यूँ इन्फ्लुएंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो जाता है। स्ट्रेटजिकली ही जो गिलगित बल्तिस्तान की लोकेशन है वो ऐसे वाक़ है कि ये सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और चाइना जैसे अजीम जो यानी कि कंट्रीज़ हैं इनको आपस में लिंक करता है, और इनके लिंकेज के ज़रिए ही पाकिस्तान का जो इकॉनमिक फ्यूचर है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जितने भी हैं वो सारे के सारे चूँकि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है, जिसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ लैंड लॉक्ड हैं। और अगर ये मतलब यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ अपना लिंकेज बढ़ाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए, तो डेफिनेटली इनको एक रूट मिल जाता है अरेबियन सी तक पहुँचने का। अरेबियन सी के ज़रिए फिर आगे ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान का, यहाँ से इसको इन तमाम ममालिक को वार्म वाटर तक रसाई हासिल हो जाती है। और वैसे भी इससे पहले तकरीबन 54% जो कि अफ़गानिस्तान का मतलब जो ट्रेड होती है वो पाकिस्तान की मदद से ही होती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसको ग्वादर पोर्ट के तक रसाई जो है वो पानियों तक देता है। क्योंकि अफ़गानिस्तान भले ही उसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन इंपॉर्टेंट हो, लेकिन फिर भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ को डिपेंड करना पड़ता है उन ममालिक के ऊपर जिनकी जो है मतलब कॉस्ट लाइन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है अगर अफ़गानिस्तान जो है वो CPEC और BRI का हिस्सा जो है वो बनता है। दूसरी तरफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं या जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं मसलन कज़ाकिस्तान या ताजिकिस्तान वगैरह, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेस करते हैं, क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं तो इनके पास बिजली जो है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है। लेकिन सर्दियों के अंदर यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल बदल जाती है और वहाँ पर उनको बिजली की शॉर्टेज से गुजरना पड़ता है, जबकि पाकिस्तान में सूरत हाल उलट होती है। पाकिस्तान में गर्मियों में जो है पीक में होती है यानी कि डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन विंटर में डिक्लाइन हो जाती है। लिहाजा अगर पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्री जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो ये दोनों एक एक्सचेंज के तौर पर एक दूसरे के साथ फ़ायदेमंद अपना अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि समर के अंदर पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये उनसे ख़रीद सकता है कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान से बिजली, और जब विंटर के अंदर पाकिस्तान में बिजली की तादाद ज़्यादा होती है तो ये उसी सरप्लस को, उस रेवेन्यू को इस्तेमाल करते हुए जो बिजली है ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान जो है वो पाकिस्तान से परचेज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा 1.6 बिलियन डॉलर का जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट है बिटवीन सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया कंट्रीज़ के दरमियान ट्रांसमिशन जो है ये भी, और साथ ही साथ दूसरी तरफ जो ट्राईलेटरल ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये भी डिपेंड करता है इन तीनों ममालिक के ऊपर। अगर ये तीनों ममालिक जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को अपना सेंटर पॉइंट जो है वो कंसिडर करते हैं, या बल्कि ये भी उनका एक सेंटर पॉइंट ही कंसिडर किया जाता है, और इनमें भी कामयाबी तभी मिल सकती है अगर अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो आती है। अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो ये पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, और अफ़गानिस्तान के वहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद बात है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कौन कौन से मूव यानी कि कर सकता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, ताकि इंडिया जो है या उसका किस तरह से मतलब रहता है। गिलगित बल्तिस्तान का जो पोटेंशियल है वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे जो ट्रेड फ्लो है उसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर ट्रेडिंग की यानी कि ट्रेड होने के लिए या कॉमर्स वगैरह जो है वो होने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पर ईस्टर्न साइड है, पाकिस्तान अपनी ईस्टर्न साइड को मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव कर सकता है, जितना हो सके वो इसको इंक्लूसिव करे अपने सी पैक प्रोजेक्ट को। और ये इसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि अगर पाकिस्तान जो है वो सी पैक के अंदर दूसरे कंट्रीज़ को भी पोजीशन देता है। मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान, ईरान, रशिया, सऊदी अरेबिया, जापान और दूसरे ममालिक जो हैं, और इसके अलावा साउथ एशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो जितना ज़्यादा सी पैक के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, ये चीज़ इंडिया के लिए उतनी ही ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट बनती जाएगी। तो यही आज का हमारा लेसन है कि जो गिलगित बल्तिस्तान है उसको किसी भी कीमत पर उसकी इंपॉर्टेंस को झुटलाया नहीं जा सकता है। तो आज के लिए इतने, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।